नमस्कार, मैं राजकुमार। आज फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी के कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें 1 अप्रैल को फिर से पेश किया जाएगा, लेकिन राउत रेवेन्यू कोर्ट में पिछली बार ईडी पर ही भारी पड़ गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे अपने रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं। ईडी जब तक चाहे उन्हें जेल में रख सकती है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने अरविंद केजरीवाल बोलने लगे। उनसे लिखित रूप में जमा करने के लिए कहा गया, मगर केजरीवाल ने अपनी पूरी बात ही कह डाली। मीडिया में, खासकर हिंदी अखबारों में इसे विस्तार में छापा नहीं जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि किस लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष कैसे रखा है। इस वीडियो में हम केजरीवाल की एक एक बात को यहाँ पे रखेंगे, ताकि जनता भी देख ले कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे घसीट कर जेल में डाल दिया गया। क्या ये दोस्तों अजीब नहीं है? सिर्फ एक बयान के आधार पे एक राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने रिमांड का विरोध करने नहीं आया हूँ। ईडी जब तक चाहे मुझे जेल में रख सकती है, लेकिन हर किसी को पता होना चाहिए कि ईडी बीजेपी के लिए वसूली का रैकेट चला रही है। यह हालत हो गई है इस ईडी की। मुख्यमंत्री ने बड़ी अदालत में कह दिया कि ईडी बीजेपी के लिए वसूली का गेम चला रही है। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वे अपने रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं। ऐसा कहना भी बता रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में न्यायिक व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। क्या केजरीवाल के इस बयान से इसकी झलक नहीं मिलती है कि दलील कैसी भी हो, वो चाहे कितनी भी मजबूत हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि फैसला पहले से तय है। इसलिए कोर्ट में अपने तरीके से बात कह देनी है और वहां से निकल चलना है और कह देना है कि हम रिमांड का विरोध ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जेल भेजने की राजनीति के भय से आजाद हो गए। उन्हें पता है कि यही आज की नियति है। किसी को भी जेल में डाल देना एक मामूली खेल हो गया है। अगर जनता नहीं देख रही है, वे खुद भी तो जनता हैं और इस बात का प्रतिकार कोर्ट में वे कर सकते हैं। यह बोलकर ईडी बीजेपी के वसूली का रैकेट चलाती है। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील अभिषेक मोनू सिंह ने भी कोर्ट के सामने भी कुछ ऐसा ही कहा। वे ने कहा कि मुझे खुशी है, कम से कम 1 और 2 कोर्ट ऐसे हैं जिन्होंने ईडी के कार्य प्रगति को कुछ कहा है। आमतौर पे कोर्ट ईडी नाम के होली काऊ को छूना भी नहीं चाहते। सिंह का यही कहना था कि ईडी को पवित्र गाय बना दिया गया है, नाम आते ही सब आस्था करने लग जाते हैं। इससे पहले याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल तिब्बत ने क्या कहा था, कि जब इस कोर्ट का इतिहास लिखा जाएगा निश्चित रूप से यह स्वर्णिम दौर नहीं होगा। तिब्बत की बात पर अदालत से यही आवाज आई कि अच्छा देखते हैं। अंग्रेजी में तिब्बत ने कहा, When the history of this court will be written, this will not be a golden period। केजरीवाल, सिंह भी और तिब्बत तीनों ने ईडी को लेकर कोर्ट के भीतर यही बातें कही हैं। ईडी का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, वो हर दिन अदालतों का भी इम्तिहान ले रहा है। जमानतें नहीं मिलती हैं और उसके बाद तरह तरह की कहानियां बना दी जाती हैं। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की तरह आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में भी ईडी का वकील का जवाब बहुत कमजोर नजर आया। अभिषेक मनु सिंह की याचिका पर ईडी यही कहती रही, हमें 3 हफ्तों का समय चाहिए हमें जवाब देने के लिए। वही हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। ईडी ने आज यही कहा कि हमारे पास सबूत है, 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई है। किसी ने दबाव में आकर बयान दिया है कि नहीं, यह बात ट्रायल में साबित होगा। तो क्या दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जेल में किसी पर दबाव डालकर बयान ले लिया जाए और उस बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर ट्रायल शुरू होने तक, यानी लंबे समय तक के लिए जेल में डाल दिया जाए। इस वक्त किसी का बयान इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है कि किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें। हम आते हैं अब उन 4 बयानों पे जिनके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी बात केजरीवाल ने खुद कोर्ट के सामने रखी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पहला बयान सी अरविंद का है। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सचिव थे। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष ने उसको कुछ एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किया। यह नहीं कहा कि पैसे दिए, बस इतना ही। मेरे घर पे ढेरों मंत्री आते हैं और सचिव आते हैं और आपस में खुसर फुसर करते हैं और आपस में डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। क्या ये पर्याप्त कारण है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को
अरेस्ट कर लिया जाए। दूसरा बयान माकुंटा श्रीनिवास रेड्डी का है, MSR का। यह सांसद थे जगन्नाथ रेड्डी के पार्टी से। एक दिन 16 मार्च 2021 को शाम 4 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूँ, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। वे मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। मैं जल्दी में था। वे आकर कहते हैं कि दिल्ली में सेलेक्टर टैक्स खोलना है। मैंने कहा कि जमीन हमारे अंदर नहीं आती है, वो जमीन LG साहब के अंदर आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। बस 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उससे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले, और वे कहते हैं कि हाँ मैं मिला। मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 का बयान है। ED इससे खुश नहीं होती है। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद भी वे अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीना बेटा जब गिरफ्तार होता है और जेल में रहता है तो उसके बाद बाप टूट जाता है और वे 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं। और उसके बाद 18 जुलाई को बेटा छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया और स्टेटमेंट लेने भी बंद हो गए। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन पूरा हो गया। इसका मतलब कि ED को मुझे केवल फंसाना था। ED बार बार टोकती रहती है कि केजरीवाल लोगों को सुना रहे हैं और अपनी बात कहे जा रहे हैं, मगर किसी तरह केजरीवाल ने अदालत से अपनी बात कहने का समय निकाल लिया। उन्होंने कहा कि ED के पास 3 बयान है और तीनों बयान सेक्टर 50 के तहत लिए गए हैं, इसलिए कानून के नजर में तीनों बयान बराबर है। तो फिर कोर्ट के सामने एक ही बयान को क्यों लाया गया? उन 2 बयानों को क्यों नहीं लाया गया जिन्होंने मेरे पक्ष में कहा है? जो केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट है, केवल वही लाया गया। कोर्ट के सामने तीनों बयान लाना चाहिए था ताकि कोर्ट तय करता कि सच्चाई क्या है। अब केजरीवाल राघव मेहता के बयान को लेकर कहते हैं 10 फरवरी को राघव गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद उससे 5 बार बयान लिया जाता है और वो 5 बयान में एक ही बात कहता है और वो अपना बयान नहीं बदलता। लेकिन उसके बाद राघव मेहता को 5 महीने जेल में रहना पड़ता है। 16 जुलाई को उनके पिताजी अपना बयान बदल देते हैं कि मेरे साथ 7 स्टेटमेंट हुए, 6 में मुझे कुछ नहीं बोला गया और 7वें में जैसे ही वो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है और जेल से छोड़ दिया जाता है और उन्हें माफीनामा भी दे दिया जाता है। और ये जो 6 स्टेटमेंट है उन्हें रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है। अब चौथा बयान है शरद रेड्डी का। 16 सितंबर को उनके घर पर रेड हुई और वो 9 नवंबर को स्टेटमेंट देते हैं और वे मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं और वो अभी 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके बाद उनके 9 स्टेटमेंट होते हैं और वो किसी में भी शरद रेड्डी मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद और वे भी 25 अप्रैल को टूट जाते हैं और वो भी इतना ही कहते हैं कि मैं विजय नायर के साथ CM साहब से मिलने गया था। CM साहब जल्दी में थे। CM साहब कहते हैं कि विजय नायर के टच में रहो, विजय नायर बहुत अच्छा लड़का है। केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा, वे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या यह 4 बयान एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? ED के दफ्तर में 1 लाख पेज हमारी बेगुनाही की सबूत है। वे कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाया जाता है? शराब घोटाले का पैसा कहाँ पे है? यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसी साउथ ग्रुप ने शराब की नीति बनाने के लिए पैसे दिए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है 100 करोड़ दिया गया है कि नहीं, यह विवाद का विषय है, यानी यह साबित नहीं हुआ है। इसके रिश्वत के सबूत नहीं है कोई। असली शराब घोटाला यह है कि इसके बहाने आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। यह बात मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताई है। इसी तरह की बात अभिषेक सिंह मनु ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में रखी। आप जरा सोचिए, शरद सिंह रेड्डी को पीठ दर्द के नाम पे बेल मिल जाती है और उसके बाद बाहर आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं और इनकी कंपनी 50 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी उसे ले लेती है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मेरे पास सबूत है, यह एक रॉकेट चल रहा है। मनी ट्रेल साफ साफ दिखाई दे रही है। उसने गिरफ्तार होने के बाद 50 करोड़ का चंदा दिया। ED के वकील राजू ने कहा, जिस व्यक्ति ने केजरीवाल का नाम लिया है उसने कारण भी बताया है
और सब कुछ पेपर पर दर्ज है और दिल्ली हाई कोर्ट में यह सब जमा भी किया गया है। अब केजरीवाल कहते हैं कि उनके पक्ष में जो भी पेपर है वे ईडी के पास है, लेकिन उन्हें कैसे पता है कि ईडी के पास है? यह सब कल्पना की बातें हैं। यह आपके प्रमुख है, आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली है और जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है। हमारे पास गवाह हैं जिनका कहना है कि यह पैसा साउथ ग्रुप ने हवाला के जरिए दिया है। इसकी चेन है। केजरीवाल उस चेन की बात नहीं कर रहे हैं। गोवा चुनाव में आप जानते हैं सबसे अधिक पैसा क्रिमिनल कांग्रेस ने खर्च किया 47 करोड़ और उसके बाद बीजेपी ने 17 करोड़ और आम आदमी पार्टी ने करीब 4 करोड़। अगर गोवा चुनाव में हवाला के रॉकेट से करोड़ों रुपए पहुंचाए जा रहे थे तब तो यह चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के समय इस तरह के पैसे पे नजर रखे। क्या चुनाव आयोग ने कभी कहा है कि गोवा में हवाला के जरिए पैसा घूम रहा था? ईडी ने टोका कि केजरीवाल जांच एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजू ने कहा केजरीवाल लोगों की तालियों के लिए यह सब कर रहे हैं। केजरीवाल ने जब कहा कि बीजेपी वो अरविंदो फार्मा ने चंदा दिया है तब ईडी इनकार ना कर सकी। ईडी का यही कहना था उस चंदे का संबंध शराब घोटाले से नहीं है। अब ईडी को कैसे पता है कि उस 50 करोड़ का शराब घोटाले से कोई संबंध नहीं है? ईडी कहती है उस मामले में बीजेपी या किसी को नीति बनाने का अधिकार नहीं था। अब इस पर जरा हमारी टिप्पणी सुन लीजिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बीजेपी के लिए कैसे बोल रहे हैं? उन्हें कैसे पता 50 करोड़ का चंदा किसी लाख के लिए नहीं था? यह तो स्थापित हो चुका है कि शरद चंद्र रेड्डी के गवाह बनने के बाद ही अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया है। तो ईडी के वकील कैसे कर सकते हैं? उसका संबंध शराब बनाने की नीति से नहीं है। यह देखना उनका काम नहीं है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। यह ईडी का जवाब था। तो ईडी का ऐसा जवाब हो सकता है व्यक्ति को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया और उससे सरकारी गवाह बनाया कि कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दे और ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए। ईडी कहती है कि बीजेपी को शराब बनाने का नीति का अधिकार नहीं था, तो इस मामले में ईडी को जांच करना चाहिए, फिर नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।